तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ये मेरी बेसिक्स के ऊपर सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर्स है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर्स बना दिया है और उस लेक्चर्स का जो लिंक है मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वो क्लास को अटेंड नहीं किया है, पहले आप जाइए उस क्लास को अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद आप इस सेकेंड क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि पहले वो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बेस पे आपको ये सीखना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, लायबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको लायबिलिटी की मीनिंग को रीड करूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि लायबिलिटी क्या होती है। देखिए चलो, द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फर्म टू द आउटसाइडर आर नोन एज लायबिलिटी। बेटे लायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं कर्जा। क्या बोलो माय डियर? कर्जा। लायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं कर्जा। तो एक बिजनेस फर्म के लिए कर्जा क्या होगा, एक बिजनेस फर्म के लिए लायबिलिटी क्या होगी? जब एक बिजनेस फर्म कहीं से कोई चीज, मतलब कि गुड्स, आप समझो एक बिजनेस फर्म बाहर से गुड्स परचेस करता है और वो भी क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे, और वो बिजनेस फर्म उस ट्रेडर को जिससे वो गुड्स परचेस कर रहा है, उस ट्रेडर को वो बोलता है कि मैं आपका पैसा नेक्स्ट मंथ में दूंगा। वो उससे एक टाइम लेता है, एक क्रेडिट पीरियड लेता है कि मैं आपको आपका पैसा नेक्स्ट मंथ में दूंगा। तो बिजनेस फर्म को, उस ट्रेडर को, उस सप्लायर को क्या करना है बोलो माय डियर? पैसा देना है, क्योंकि उस बिजनेस फर्म ने उस ट्रेडर से क्या किया है बोलो? उधारी पर गुड्स परचेस किया है, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस किया है। और बिजनेस फर्म ने उस ट्रेडर को क्या किया है? प्रॉमिस किया है कि मैं आपका पैसा नेक्स्ट मंथ में दे दूंगा। तो वो ट्रेडर कौन है बोलो? वो ट्रेडर आउटसाइडर है, वो सप्लायर आउटसाइडर है। तो बिजनेस फर्म को उस आउटसाइडर को, उस ट्रेडर को, उस सप्लायर को क्या करना है? पैसा देना है। कुछ तो अमाउंट पेएबल है, पे करना है। तो इसीलिए उस बिजनेस फर्म के ऊपर वो जो अमाउंट जो पे करना है वो एक ऑब्लिगेशन, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी बन जाएगी। तो उसी ऑब्लिगेशन को, जिम्मेदारी को वो बिजनेस फर्म क्या कहता है कि ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। ओके, सो याद रखना, व्हाट इज लायबिलिटी? हिंदी में कहते हैं कर्जा। तो एक बिजनेस फर्म को, एक व्यापारी को जो अमाउंट बाहर वालों को देना बाकी रहता है, पेएबल रहता है, क्योंकि उस बिजनेस फर्म ने बाहर वाले से गुड्स परचेस कर लिया है उधारी बेसिस पे, या फिर सर्विस ले ली है उधारी बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे, और उसको पैसा पे करना बाकी है। बिजनेस फर्म को उनको पैसा पे करना बाकी है। तो इसीलिए बिजनेस फर्म क्या कहता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, मेरे लिए एक टेंशन है। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लायबिलिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो लायबिलिटी वो क्या है। द नेक्स्ट लायबिलिटी इज फिक्स्ड लायबिलिटीज। क्या बोलो माय डियर? फिक्स्ड लायबिलिटीज। आइए इसकी पहले मीनिंग को रीड करते हैं। व्हाट इज फिक्स्ड लायबिलिटीज? Those liability which is payable more than 1 year is called as fixed liability। मतलब कि ऐसा कर्जा, ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस फर्म को पे करनी है, लेकिन उसके लिए समय मिलेगा, एक टाइम पीरियड मिलेगा, एक लंबा समय मिलेगा। ठीक है, किसको? बिजनेस फर्म को। किसको पे करना है? आउटसाइडर को, बाहर वालों को। तो जब बिजनेस फर्म किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, पेड करने के लिए एक लंबा समय लेता है, मोर देन 1 ईयर लेता है, 12 महीने से ज्यादा समय का लेता है, 12 महीने से ज्यादा समय लेता है उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड लायबिलिटी। जैसे बिजनेस फर्म ने बैंक से लोन लिया, जैसे बिजनेस फर्म ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक का लोन हम इमीडिएटली विद इन 1 ईयर नहीं पे करते हैं, हम समय लेते हैं। पेमेंट करने के लिए हम समय लेते हैं, मोर देन 1 ईयर, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हम लेते हैं समय। तो इसीलिए उस बिजनेस फर्म के लिए, उस कंपनी के लिए, उस फर्म के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लिया गया अमाउंट, वो लिया गया लोन क्या होगा? एक फिक्स्ड लायबिलिटी होगी। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो बड़े बड़े अमाउंट का लोन लेते हैं और उसी लोन के पैसे से अपने बिजनेस फर्म को वो रन करते, एक्सपांड करते, ग्रो करते, डेवलप करते, और उस पैसे को उनको एक समय के बाद
10 साल 15 साल के बाद उस पैसे को उनको लौटाना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो उन्होंने उस पैसे को रिटर्न करने के लिए एक लंबा समय लिया, मोर देन 1 ईयर लिया, मोर देन 12 मंथ लिया। तो इसीलिए उस बिजनेस फर्म के लिए वो जो लायबिलिटी है जो उनको पे करना है आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर अ ईयर, तो वो लायबिलिटी उस बिजनेस फर्म के लिए क्या बन जाएगी? फिक्स्ड लायबिलिटी बन जाएगी माय डियर। ओके, चलिए अच्छा कुछ एग्जांपल देखिए जरा, कैपिटल और डिबेंचर्स। कैपिटल और डिबेंचर्स, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो कंपनी के अंदर होता क्या है? शेयर होल्डर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर लोग कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं और कंपनी उन्हीं के पैसे से क्या करती है? अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है, ग्रो करती है, डेवलप करती है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है, रन करती है। किसके पैसे से? शेयर होल्डर के पैसे से। तो वो जो कंपनी है उसके सर पे क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर के पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो कभी ना कभी तो एक समय के बाद उस कंपनी को उस शेयर होल्डर के अमाउंट को, उनका जो अमाउंट है जो उसने लिया है उसको उनको लौटाना पड़ेगा, एक टाइम के बाद, एक फिक्स्ड समय के बाद, बट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। तो इसीलिए उस कंपनी के ऊपर वो ली गई जो अमाउंट है शेयर होल्डर से, उसे कहते हैं कैपिटल। उसके लिए कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? फिक्स्ड लायबिलिटी। उसी तरह से डिबेंचर है, कंपनी क्या करती? मार्केट में डिबेंचर इशू करके वहां से फंड रेज कर लेती है और उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, और कब तक देगी? जब तक उनका पैसा कंपनी उनको नहीं लौटाएगी। तो कंपनी डिबेंचर होल्डर लोगों को उनका पैसा लौटाएगी, बट वो एक लंबा समय लेगी, मोर देन 1 ईयर लेगी, मोर देन 1 ईयर लेगी। तो इसीलिए उस कंपनी के ऊपर डिबेंचर होल्डर से लिया गया पैसा, शेयर होल्डर से लिया गया पैसा, उस कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? फिक्स्ड लायबिलिटी बन जाएगा माय डियर। सो याद रखना एकदम सिंपल वे में, शॉर्टकट में, फिक्स्ड लायबिलिटी मतलब भैया मैंने कर्जा लिया है, मैं उसको लौटाऊंगा, पे करूंगा, बट 1 साल के बाद, 1 साल के बाद। तो वैसे कर्जे को वो कंपनी, वो फर्म, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंसर्न क्या बोलेगी? फिक्स्ड लायबिलिटी। आइए नेक्स्ट अगला टर्म देखते क्या है वो? करंट लायबिलिटी। क्या बोलो माय डियर? करंट लायबिलिटी। समझते हैं व्हाट इज करंट लायबिलिटी? पहले मैं मीनिंग को रीड करूंगा, देखिए छोरा। दोज लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन अ ईयर इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। बिजनेस फर्म ने, कंपनी ने कर्जा लिया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है, सामने वाले को पैसा देने का वादा किया है, प्रॉमिस किया है, लेकिन भैया पैसा देना पड़ेगा 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर। तो कर्जा लोगे तो कर्जा लौटाने का समय क्या होगा? विद इन अ ईयर, 12 महीने के अंदर। तो अगर हम कहीं से कर्जा लेते हैं और उसको लौटाने का जो टाइम और समय देते हैं वो 12 महीने के अंदर का देते हैं, तो वैसे लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। तो याद रखना, करंट मतलब 12 महीने से कम, फिक्स्ड मतलब 12 महीने से ज्यादा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख चले। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो ये ऐसे एग्जांपल हैं जो हमारे लिए लायबिलिटी है, बट इनका पेमेंट हमको विद इन अ ईयर, विद इन अ 12 मंथ इनका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं करंट लायबिलिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला कीवर्ड्स, अगला आईएमपी टर्म्स क्या है? व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स? व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स? पहले समझ लो व्हाट इज एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस फर्म, एक कंपनी अपने बिजनेस में जिन चीजों को वो यूज करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, जिन चीजों का वो सहारा लेता है, हेल्प लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस फर्म, कंपनी अपने बिजनेस में फर्नीचर यूज कर रहा है, मशीनरी यूज कर रहा है, बिल्डिंग यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो चीज क्या होगी? बोलो, एसेट्स होगी। क्या होगी? बोलो माय डियर, एसेट्स होगी। तो उसी की मदद से वो क्या कर रहा है? अपने बिजनेस को चला रहा है, रन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, प्रीमाइसेस, ओके, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो इसकी मदद से वो क्या कर रहा है? अपने बिजनेस को रन कर रहा है, चला रहा है, ग्रो कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, ओके। तो मैंने बता दिया एसेट्स मतलब क्या होता है, और जिन चीजों को वो यूज कर रहा है उसकी एक वैल्यू, उसकी एक प्राइस होती है, ठीक है। तो अच्छा, उसके ऊपर उसका अधिकार होता है,
उसका खुद का अपना ओन होता है, ठीक है। अगर वो उसको फ्यूचर में मार्केट में सेल करेगा तो कुछ अमाउंट उसको मिल जाएंगे, तो वो जो चीज वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है तो उसको वो क्या कहता है, एसेट्स कहता है, ठीक है। तो एसेट्स की भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स विच आर purchased for a long term use and are not likely to be converted quickly into cash। एक बिजनेस फर्म ने बाहर से कुछ एसेट्स खरीदे और उनको उसने खरीदा यूज करने के लिए, ना कि उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। तो उसने उसको खरीदा, एसेट्स को खरीदा और उसको वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। और कब तक यूज कर रहा है, एक लंबे समय के लिए, मोर देन 1 ईयर, 5 साल, 10 साल, 15 साल, एक लंबे समय तक उस एसेट्स को वो बिजनेस फर्म अपने बिजनेस में क्या करेगा, बोलो माय डियर, यूज करेगा। उसको ऐसा नहीं वो कभी भी मन किया आज खरीदा कल बेच दिया, उसको इजीली वो बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो एक बिजनेस फर्म अपने बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स यूज करता है मोर देन 12 मंथ, मोर देन 1 ईयर, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, तो वैसे एसेट्स को वो बिजनेस फर्म, वो कंपनी क्या कहती है, फिक्स्ड एसेट्स कहती है। अब उसके एग्जांपल क्या होंगे, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और प्रीमाइसेस। तो ये ऐसे फिक्स एसेट्स हैं जो बिजनेस में यूज होते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, फॉर मोर देन 1 ईयर, और ये बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, बिजनेस को ग्रो करते हैं। बिजनेस के जो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में क्या होता है, इनका काफी बोलते हैं ना हेल्प होता है। अगर ये नहीं होंगे तो बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। ये बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, next what is current assets? The assets that are expected to be converted to cash within a year, मतलब कि ऐसे assets जिसको हम easily within a year, 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर उसको हम easily कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम easily कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा मन किया उसको मैंने बेचा, उसको मैं कैश में उसको मैंने कैश में कन्वर्ट करवा लिया। तो ऐसे एसेट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ही इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको मैं सेल करके इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो आज हैं हमारे पास, कल नहीं है, कल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। ये 1 साल के अंदर आते हैं, जाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। इनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस में लंबे समय तक यूज होते नहीं है। ओके, सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल कैश ऑन बैंक, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये ऐसे एग्जांपल हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। ये बिजनेस फर्म में लंबे समय तक यूज नहीं होते, ये बिजनेस फर्म में लंबे समय तक रहते नहीं हैं। इनको हम इजीली कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं माय डियर। ओके, अच्छा नेक्स्ट अगला, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, चलिए समझते हैं व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स। देखिए छोरा, द एसेट्स दैट कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट आर कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट्स। बेटे ऐसे एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसे एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स। देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, वैसे एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स। तो एक बिजनेस फर्म में, उसकी फैक्ट्री में, उसकी कंपनी में जितने भी एसेट्स यूज हो रहे हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैसे एसेट्स को बिजनेस फर्म क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, मोटर कार हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, उनको मैं फेल्ट कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तो ऐसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल मोटर कार, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। अगला, इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल का मतलब क्या होगा, द एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट आर कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट्स। अब उसका अपोजिट, टेंजिबल का अपोजिट्स, ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, उनको मैं फेल्ट मतलब कि महसूस नहीं कर सकता, बट ये बिजनेस फर्म की एसेट्स होती है, बिजनेस फर्म की प्रॉपर्टीज होती है, और ये सारी चीजें बिजनेस फर्म को सपोर्ट करती है, बिजनेस फर्म को हेल्प करती हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में, एक्सपांड करने में, डेवलप करने में। ये बिजनेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने में।
बट ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनको हम छू नहीं सकते, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं बिजनेस फर्म के लिए। आइए देखते हैं उसके एग्जांपल क्या होंगे। अच्छा, गुडविल, पैटर्न्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल क्या होंगे। गुडविल, पैटर्न्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। ओके, अच्छा, गुडविल, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये एक ऐसे एसेट्स हैं जो क्या होते हैं, दिखते नहीं, इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, बट फिर भी ये बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल ये बिजनेस की इमेज है, बिजनेस की इमेज की एक वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। बिजनेस की रेपुटेशन है। ओके, ये टॉपिक मैं आगे कवर करूंगा। पैटेंट्स क्या है? पैटेंट्स मतलब कि एक इन्वेंशन, किसी बंदे ने किसी चीज को इन्वेंट किया है तो उसने उसका पैटेंट ले लिया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैटेंट्स। तो अगर उसका पैटेंट्स ले लिया, किसी बंदे ने कोई चीज बनाई है खुद से, ओन माइंड से, ओके, खुद के दिमाग से बनाया, खुद के दिमाग से बना के उसको मतलब इन्वेंट किया है, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो गवर्नमेंट के पास उसको उसका पैटेंट्स ले लेता है वो, तो बाद में क्या करता है? वो उससे अमाउंट जनरेट करता रहता है, उससे इनकम जनरेट करता रहता है, तो वो उसको एज बोलते हैं ना, किसी को वो एज अ लाइसेंस बेसिस पे दे देता है, उससे वो एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करने लग जाता है। तो पैटेंट्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, क्लियर हुआ? बट फिर भी क्या करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई कंपनी फर्म जो उसको इन्वेंट करती है, वो क्या करते हैं? उससे अमाउंट इनकम जनरेट करती रहती है, ठीक है। वैसे ही कॉपीराइट्स क्या होता है? सपोज कोई राइटर, किसी ऑथर ने किसी बुक को पब्लिश किया, किसी बुक को बनाया है, नॉवेल वगैरह हो गए, बुक्स बनाया है, ठीक है, तो वो क्या करता है? उसके कंटेंट्स का वो कॉपीराइट्स ले लेता है, ठीक है। सिंगर लोग होते हैं, ठीक है, गाना बनाते हैं या फिर म्यूजिक्स होते हैं, ठीक है, तो इनका भी हम लोग क्या लेते हैं? बोलो, कॉपीराइट्स लेते हैं, क्लियर हुआ? तो इसका हम जो कॉपीराइट्स ले लेते हैं तो उसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई उसको कॉपी करता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलो, केस कर सकते हैं। तो अगर उसको हमारा बुक्स, हमारा नॉवेल या फिर हमारा म्यूजिक या फिर सॉन्ग्स उसको यूज करना है तो वो उससे हमसे क्या करेगा? वो परमिशन लेगा, तो उससे हम कुछ अमाउंट, कुछ रॉयल्टी चार्ज करेंगे, क्लियर हुआ? तो एक तरह से हम भी क्या कर रहे हैं? इस कॉपीराइट्स के जरिए एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? दिखती नहीं, इनको हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बट फिर भी इससे हम एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर रहे हैं बेटे। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क मतलब कि बिजनेस का बोलते हैं ना, सिंबल, लोगो, ओके। एक ब्रांड का एक अपना खुद का एक लोगो होता है, तो वो लोगो हो सकता है वर्ड्स में हो या फिर किसी डायग्राम में हो, किसी पिक्चर में हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो उसको कंपनी वाले या फिर बिजनेस फर्म या फिर इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है? उसको रजिस्टर करवा लेता है, उस लोगो को, ठीक है, उस ट्रेडमार्क को, क्योंकि वो क्या होता है? उस चीज, उस प्रोडक्ट की वो पहचान होती है, उस ब्रांड की पहचान होती है। तो लोग क्या करते हैं? उस सिंबल को, उस इमेज को या फिर उस पिक्चर को या फिर उस वर्ड्स को देख के क्या बोलते हैं कि भाई ये चीज ब्रांडेड है। तो उससे क्या हो रहा है? बिजनेस फर्म क्या कर रहा है? अपने बोलते हैं ना, गुड्स का सेल बढ़ाता है, क्योंकि वो क्या, उसकी एक ब्रांड की पहचान है, लोगो, पिक्चर, ट्रेडमार्क, ओके। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडमार्क है वो क्या कर रहा है? बिजनेस के सेल को इंक्रीज कर रहा है, लोगों के माइंड में फिट कर रहा है कि हाँ ये ब्रांडेड चीज है। तो ये ऐसे चीज हैं जो क्या करते हैं? बिजनेस को हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके सेल को इंक्रीज करने में, टर्नओवर को इंक्रीज करने में। तो ये ऐसे एसेट्स हैं जो दिखते नहीं, जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, बट फिर भी ये क्या है? बोलो, बिजनेस फर्म के लिए क्या बोलो माय डियर? एसेट्स है, हैवी एसेट्स है, बड़े एसेट्स है माय डियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक, अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, फिक्टिशियस एसेट्स। बेटे एसेट्स का ये भी एक प्रकार है जिसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। पहले मीनिंग को रीड करता हूं मैं, देखिए जरा। द एसेट्स विच इज हैविंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द नेचर which does not have any realizable value is known as fictitious assets। मतलब कि ये जो एसेट्स हैं, ओके, इनको लाने के लिए मैं क्या करता हूं? कुछ खर्चे करता हूं, और वो खर्चे वन टाइम होते हैं। तो ऐसे खर्चे जो वन टाइम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। अच्छा, मैंने ये जो खर्चा किया, क्लियर हुआ, जो मेरे पास एसेट्स आया, बट उस एसेट्स का कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू होता नहीं है। ये एक ऐसा एसेट्स है जो मैं जनरेट कर रहा हूं, बना रहा हूं, बट इस एसेट्स को अगर मैं मार्केट में सेल करूंगा तो मुझे 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? बोलो माय डियर, 0 होती है। क्या होती है? बोलो माय डियर, 0 होती है। तो मैं खर्चा कर रहा हूं,
मैं बोल रहा हूं कि हाँ मैं एसेट जनरेट कर रहा हूं, मैं एसेट्स तैयार कर रहा हूं, एसेट्स बना रहा हूं, लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। अगर मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा कैसा एसेट्स होता है यार जिसको बेचूंगा पैसा नहीं मिलेगा? भाई मैंने ऐसे बहुत सारे एसेट सुने जिनको बेचूंगा तो पैसा मिलता है, बट ये कैसा एसेट जिसको मैं बेचूंगा पैसा नहीं मिलेगा? तो इसे कहते हैं झूठा मूठा एसेट्स, बोगस एसेट्स, दिखावटी एसेट्स, सिर्फ ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की प्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एसेट्स होते हैं ये बोगस एसेट, झूठे मूठे एसेट्स होते हैं। क्लियर हुआ? इनकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है। इनको मार्केट में बेचोगे तो 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। इसके एग्जांपल देखते चलिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। बिजनेस को स्टार्ट करते समय, कमेंस करते समय, ओके, उस वक्त इनिशियल स्टेज पे जो भी मैं छोटे मोटे खर्चे करूंगा, स्मॉल एक्सपेंसेस करूंगा बिजनेस को स्टार्ट करते समय, कमेंस करते समय, ठीक है, तो वो टाइम पे जो भी वन टाइम वाले जितने भी एक्सपेंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस के शुरुआती दौर पे जो भी खर्चे होते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर कोई भी एक्सपेंसेस जो मैं बार बार बाद में नहीं करूंगा, वो वन टाइम एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ही वो खर्चे करूंगा मैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। या फिर कोई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के टाइम मैंने इनिशियल स्टेज पे जो भी खर्चे मैंने किए हैं, जो भी एक्सपेंस किए हैं, वो एक्सपेंस सिर्फ प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के टाइम ही होंगे, वो एक्सपेंस बाद में बार बार रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो वैसे एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो मैंने एक्सपेंस तो किया, बट उस एक्सपेंस की वजह से मेरा कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, अगला डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। मतलब क्या होता है? जब भी हम मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं तो वो टाइम हम क्या करते हैं? पब्लिक को हम लोग डिस्काउंट देते हैं। मतलब कि 10 रुपीज वाला शेयर है, मैंने इशू किया, बट उनको मैंने क्या बोला कि हम आपको 2 रुपीज का डिस्काउंट देते। चलिए ठीक है, तो मैं आपको 2 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब आप मुझे कितना रुपया दीजिए? बोले 8 रुपया दीजिए। ठीक है, बट मैं आपको 10 रुपये वाली चीज दे रहा हूं, मैं आपको 10 रुपीज वाला शेयर दे रहा हूं, मैं आपको 2 रुपये डिस्काउंट भी दे रहा हूं, तो वो मुझे कितना पे करेगा? 8 रुपीज पे करेगा। तो मैंने 2 रुपये क्या किए? बोलो अपना यहां पे डिस्काउंट दिया, तो वो 2 रुपीज का मेरा क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ। क्लियर हुआ? बट मेरे पास से 10 रुपए की चीज गई माय डियर। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये सारे खर्चे क्या होते हैं? इनिशियल स्टेज पे होते हैं, शुरुआत में होते हैं। ठीक है, बट ऐसे खर्चों को करने से कोई भी एसेट्स एंड प्रॉपर्टी जनरेट होती नहीं है माय डियर। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 9। व्हाट इज सॉल्वेंट पर्सन? सॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? देखिए जरा, पहले मीनिंग को रीड करता हूं मैं। अ पर्सन हु इज एबल टू पे हिज और हर पास्ट एंड प्रेजेंट डेब्ट फुल्ली फ्रॉम हिज बिजनेस और पर्सनल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन। बेटे सॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, जो अपनी सारी लायबिलिटीज को पेड ऑफ करता है। बट कहां से पेड ऑफ करता है? अपनी बिजनेस फर्म की प्रॉपर्टी से या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर। मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी को भी उसने बेचा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा, और वो दोनों प्रॉपर्टी को बेचकर वो इजीली क्या करता है? अपने सारे लायबिलिटीज को पेड ऑफ कर लेता है। और उसके बाद सारी लायबिलिटी को पेड ऑफ करने के बाद वो एकदम आराम से हैप्पी होकर एंजॉय में एकदम अपने घर पे वो आराम से रहता है, जीता है, खाता है, पीता है और टेंशन फ्री रहता है। तो मतलब कि ऐसा पर्सन जो इजीली अपने सारे लायबिलिटीज को, ऑब्लिगेशंस को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इजीली वो पे ऑफ कर देता है। कैसे? फ्रॉम बिजनेस प्रॉपर्टी और फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, बिजनेस के फर्म के सारे एसेट्स को बेचा, प्रॉपर्टी को बेचा, पैसा कम पड़ रहा है तो अपना घर का बोलते हैं ना प्रॉपर्टी बेचा, फ्रिज बेचा, एसी बेचा, टीवी बेचा, 4-5 रूम था 1-2 रूम बेच दिया। ठीक है, तो उससे जो पैसा आया उस पैसे से उसने इजीली क्या किया? अपने सारे कर्जे को खत्म कर दिया। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट पर्सन। तो ऐसे कैसे हुआ? पॉसिबल कैसे हुआ? ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या था? कि उस बंदे का एसेट्स क्या था? ज्यादा था। एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज। उसके ऊपर कर्जा कम था और उसके पास एसेट्स ज्यादा था, तो इसलिए इजीली उसने क्या किया? आराम से अपने सारे लायबिलिटीज को उसने पेड ऑफ कर दिया। सो देयरफॉर ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे माय डियर। नेक्स्ट अगला देखिए जरा, इनसॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट, सॉल्वेंट का अपोजिट इनसॉल्वेंट। मतलब कि ऐसा पर्सन
जिसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, मेहनत किया, अपना पूरा बिजनेस का प्रॉपर्टी बेच दिया, अपना पूरा घर का प्रॉपर्टी बेच दिया, लेकिन उस बंदे का जो कर्जा है वो खत्म नहीं हुआ, उसकी सारी लायबिलिटीज पेड ऑफ नहीं हुई। वो बंदा रोड पे आ गया, उसके खाने के प्रॉब्लम हो गए, वो रोड की स्ट्रीट लाइट के नीचे रहने लगा, क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो वो बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर कर्जा ज्यादा था, लायबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन एज कंपेयर टू बोलते ना, लायबिलिटी के सामने जो उसकी प्रॉपर्टी, जो एसेट्स है वो क्या थी, बोलो माय डियर, कम थी। सो एसेट्स आर लेसर एज कंपेयर टू लायबिलिटी। तो कर्जा ज्यादा, बोझ ज्यादा, लेकिन एसेट्स कम, सब कुछ बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बंदे की लायबिलिटी खत्म नहीं हुई। बंदा बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, रोड पे आ गया। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट पर्सन। तो उसकी क्या थी, बोलो माय डियर, उसकी जो लायबिलिटी थी, वो क्या थी, ज्यादा थी। लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट पर्सन कहेंगे माय। बेटे नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल। आइए समझते हैं व्हाट इज गुडविल। मनी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज गुडविल। देखिए, जब कोई बिजनेस चालू होता है, स्टार्ट होता है, कमेंस होता है, ओके, तो वो बिजनेस फर्म क्या करती है, मेहनत करती है, एफर्ट्स करती है, ठीक है। वो बिजनेस फर्म 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करती है, तो वो अपना मार्केट में एक इमेज तैयार करती है, एक रेपुटेशन तैयार करती है, ठीक है। लोग उसके नाम से उसके प्रोडक्ट को परचेस करने लग जाते हैं। लोग उसकी इतनी अच्छी सर्विस, इतनी अच्छी क्वालिटी रहती है कि लोग उसके नाम से उसके प्रोडक्ट को परचेस करने लग जाते हैं। तो मार्केट में वो बिजनेस फर्म क्या हो जाता है, छा जाता है। उसकी एक बोलते हैं ना, बहुत बड़ी बोलते हैं ना, रेपुटेशन इमेज बन जाती है। क्लियर हुआ? तो वो क्या कर रहा है, वो नाम कमा रहा है। कौन? बिजनेस फर्म नाम कमा रहा है। तो कभी इन फ्यूचर अगर वो बिजनेस फर्म अपने पूरे फर्म को, अपने पूरे बिजनेस को किसी को बेचेगा, सेल आउट करेगा, सोल्ड करेगा, तो जो सामने वाला जो बायर होगा उससे वो डिमांड करेगा कि देखिए, मेरे बिजनेस फर्म की मार्केट वैल्यू इतनी है, सपोज फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपीस है, लेकिन 10 करोड़ रुपीस के अलावा मैं आपसे 1 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा लूंगा। किस बात का? गुडविल का, क्योंकि मैंने मार्केट में नाम कमाया है। मैंने शुरुआत से लेके अब तक बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत किए। मैंने क्लाइंट्स बनाए, कस्टमर्स बनाए, लोगों के दिल और दिमाग में अपना एक अच्छा इमेज, एक अच्छी पिक्चर बनाई है। तो मैं, मेरी बिजनेस फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो तो मैं आपसे लूंगा ही, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे 1 करोड़ रुपीस अलग से लूंगा। तो जो 1 करोड़ रुपीस जो अलग से मिल रहे हैं, उसी 1 करोड़ रुपीस को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। किस बात का? इमेज का। तो उसके इमेज का, रेपुटेशन का जो वैल्यू था वो कितना था, बोलो माय डियर? 1 करोड़ रुपीस। तो जो वो एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपीस जो वो ले रहा है बिजनेस फर्म बायर से, उस 1 करोड़ रुपीस को हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। अगर उसके पास कस्टमर्स नहीं होते, क्लाइंट्स नहीं होते, उसका मार्केट में नाम नहीं होता, इमेज नहीं होता, तो क्या वो बायर उसको एक्स्ट्रा जो 1 करोड़ रुपीस दे रहा है, क्या वो देता था? क्या नहीं देता था? तो उसको, उस बायर को इसके बिजनेस फर्म में क्या है? फायदा है, खरीदेगा। ऑलरेडी बना बनाया मार्केट है, कस्टमर्स बहुत सारे हैं, ऑलरेडी ये बिजनेस मार्केट में छाया हुआ है, मुझे ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बैठे बैठे कस्टमर्स मिलेंगे ना माय डियर। तो इसीलिए मैं 1 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हूं। तो वो जो 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा मैंने पे किया, वो बिजनेस की क्या थी? एक्स्ट्रा वैल्यू थी, उसकी रेपुटेशन की वैल्यू थी, इमेज की वैल्यू थी, अमाउंट थी। उसी 1 करोड़ रुपीस को मैं क्या कहूंगा? गुडविल कहूंगा। तो इसीलिए बिजनेस फर्म चलाओगे तो क्या करना भैया? अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी, लोगों के बीच में अपना एक नाम बनाना, तो आपको बाद में फ्यूचर में आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा, और उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? देखिए, बिजनेस फर्म और बिजनेसमैन, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट, जो दोनों टर्म हैं, ये दोनों टर्म एक दूसरे से अलग होते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ने क्या कहा है? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ने कहा है कि बिजनेस फर्म और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं? सेपरेट टू ईच अदर होते हैं। बिजनेस फर्म आर्टिफिशियल होता है और बिजनेसमैन नेचुरल होता है। सो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं।
बिजनेस फर्म का हिसाब किताब अलग होता है और उस इंडिविजुअल पर्सन, ओनर, मालिक, प्रोप्राइटर का हिसाब किताब अलग होता है। तो जब एक बिजनेसमैन, जब एक व्यापारी, ओनर अपने बिजनेस फर्म में से कुछ कोई गुड्स विड्रॉ करता है, पैसा विड्रॉ करता है, कुछ अमाउंट कैश या फिर एनी काइंड कुछ भी वो विड्रॉ करता है और अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए, ठीक है, घर यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसने वहां पे जो एक्टिविटी की, किसने? ओनर ने, प्रोप्राइटर ने जो एक्टिविटी की, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे माय डियर। तो जब कोई ओनर, प्रोप्राइटर, बिजनेस मैन अपने बिजनेस फर्म में से कुछ भी विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो इन एनी काइंड्स कोई भी गुड्स सामान हो, और वो उसको विड्रॉ करके अपने फैमिली यूज में लेके जाता है, पर्सनल यूज करता है, तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। क्या कहते हैं बोलो माय डियर? ड्राइंग्स। ठीक है, तो आज की क्लास यहां पे खत्म होती है।